वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज के इस क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। 2016 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि सीटेट का एग्ज़ाम बहुत करीब है और प्रीवियस ईयर सॉल्व करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन पेडागोजी का है। तो देखिए पेडागोजी का क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था 2016 में। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, ठीक है, परंतु कक्षा 4th के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को ये समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है। ठीक है, यहाँ पे टीचर को क्या करना है, जो आयत है और जो समांतर चतुर्भुज है इसका जो क्षेत्रफल है वो समान है, ये समझाने के लिए वो किस चीज़ का उपयोग करेगा, किस चीज़ की मदद ले सकता है। पहला देखिए क्या है, कागज़ मोड़ने के प्रयोग से। दूसरा क्या है, पैमाने के प्रयोग से। तीसरा क्या है, जियो बोर्ड के प्रयोग से। अगर आप लोग जियो बोर्ड नहीं जानते हैं तो जियो बोर्ड के ज़रिए 2D जो शेप्स होते हैं उसको समझाने में हेल्प ली जाती है। ठीक है, जियो बोर्ड के ज़रिए बच्चों को पढ़ाया जाता है। फोर्थ क्या है, ग्राफ पेपर। आप सभी ने ग्राफ पेपर देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेगा, समांतर चतुर्भुज और आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया समान है, इसको पढ़ाने के लिए वो किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकता है, वो यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ग्राफ पेपर के प्रयोग से वो यहाँ पे ये चीज़ समझा सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 30,000, ठीक है 30,028 लिखा है, तो 30,028 इज इक्वल टू 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस डैश दहाई, तब रिक्त स्थान पर संख्या है। यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे जो रिक्त स्थान है दहाई पे, तो इसमें कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन। तो सबसे पहले लिख लीजिए 30,028, ठीक है 30,028 लिख लिया, इज इक्वल टू 28 इकाई है तो 28 इकाई यानी कि 28 ही लिखिए। फिर यहाँ पे क्या है, 28,000 है तो यहाँ पे आप 28,000 लिख लीजिए। ठीक है, 28,000 लिख लिया। मैं वन स्टेप आपको एक एक स्टेप करके बताऊंगी ताकि जिन्हें भी बिल्कुल बेसिक भी नहीं आता है वो भी इस क्वेश्चन को समझ सकें। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, डैश है और यहाँ पे दहाई है। दहाई मतलब क्या होता है, 10 होता है और हमें संख्या पता नहीं है तो हमने उस संख्या को क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई। अब देखिए यहाँ पे प्लस प्लस के हैं तो सबसे पहले आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 28,000 है तो जब आप 28,000 में 28 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 28,028 बन जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन गया, 28,028 बन गया। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस का प्लस 10x। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 30,028 है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, जो ये प्लस का है ये इधर चला जाएगा। जब ये प्लस का इधर जाएगा तो ये किस में चला जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए 30,028 माइनस 28,028। ठीक है, इसको माइनस करना है और इज इक्वल टू में 10x का 10x ही उतार दीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस में था यहाँ पे चेंज नहीं किया है तो ये प्लस में ही रहेगा। ठीक है, तो 10x का 10x उतार दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको माइनस कर लीजिए। ठीक है, इसको माइनस करिए, कितना आएगा, 30,028 में जब आप माइनस करेंगे 28,028 को तो कितना बचेगा। तो यहाँ पे देखिए 0 का 0 गया, 0 का 0 गया, 0 का 0, यहाँ पे 10 एक कैरी लिया तो ये 10 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा और 2 में से 2 गया तो 0 बचा, यानी कि कितना आया, यहाँ पे आ गया है 2,000। तो यहाँ पे लिख लिया आपने 2,000 इज इक्वल टू 10x। ठीक है, यानी कि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 2,000 अपॉन 10। ठीक है, तो कितना बचा, ये 0 से 0 गया। ठीक है, तो कितना आ गया, ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए कितनी, कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन 1 दिया है 200, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, पेडागोजी का है, NCF से है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा है। तो पहला देखिए क्या है, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। अमूर्त मतलब ऐसी चीज़ें जिसे आप देख नहीं सकते हैं। ठीक है,
दूसरा क्या है, यहाँ पे कौन सा उद्देश्य नहीं है यही आपको बताना है। दूसरा क्या है, गणित को बच्चे की ज़िंदगी के अनुभवों का भाग बनाना। तो ये तो एनसीएफ कहता ही है कि जो भी आप पढ़ाएं वो बच्चों की ज़िंदगी से जुड़ा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 तो करेक्ट दिया है। तीसरा क्या है, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशलों को प्रोत्साहित करना, ठीक है। चौथा क्या है, तर्क संगत, तर्क मतलब क्या होता है, लॉजिक, ठीक है, तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे चौथा भी बिल्कुल सही है, तीसरा भी बिल्कुल सही है और दूसरा भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है वो इनकरेक्ट है और आपको यहाँ पे नहीं बताना था, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है 29503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32071 में 7 के अंकित मान में अंतर है, ठीक है। सिंपल यहाँ पे आपको बताना है कि 29503 ये संख्या है, इसमें जो 5 है उसका स्थानीय मान बताना है, ठीक है, यानी कि किस स्थान पे ये वैल्यू है। तो देखिए 3 किस स्थान पे है, 3 इकाई पे है तो 3 का 3 हो जाएगा। 0 किस पे है, 0 दहाई पे है तो 0, ठीक है। दहाई पे जो भी संख्या होती है उसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो 5 है वो किस पे है, इकाई दहाई सैकड़े पे, यानी कि 5 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। यानी कि 5 का स्थानीय मान क्या हुआ, 500 हुआ। सिंपल अगर आप तरीके से समझना चाहते हैं तो इसमें जैसे अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो जितने भी आगे डिजिट होते हैं उतने ही आप 0 लगा लीजिए। जैसे 5 का पूछा जा रहा है तो 5 का क्या हो जाएगा, 2 लगा लीजिए, 0 आगे 2 ही डिजिट है तो यहाँ पे 2 0 लगा लीजिए, तो ये निकल के आ गया 5 का स्थानीय मान। और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि 3, ठीक है, एक तो ये निकल के आ गया। यहाँ पे और क्या लिखा है, 32071, ठीक है, ये संख्या दी है। इसमें पूछ रहे हैं कि 7 का अंकित मान क्या होता है। देखिए अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू, तो अंकित मान वो ही रहता है, ठीक है। अगर पूछा जा रहा है कि 2 का अंकित मान क्या होगा तो 2 ही होगा। अगर पूछें कि 3 का अंकित मान क्या होगा तो 3 ही होगा। यहाँ पे पूछ रहे हैं 7 का अंकित मान क्या होगा तो 7 ही होगा, ठीक है। ये निकल के आ गया 500 और 7। अब पूछें इन दोनों में अंतर, ठीक है, इन दोनों मान में यानी कि अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर क्या है। तो सिंपल 500 में से जब आप 7 को माइनस कर देंगे, ठीक है, 500 में जब आप 7 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 493 बचेगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पे ऑप्शन 2 दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है, ठीक है। आप ये कैसे प्रदर्शित करेंगे कि ये सदैव सत्य नहीं होता है, यानी कि हमेशा सही नहीं होता है, ठीक है। तो पहला देखिए क्या है, एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न यानी कि एक होल नंबर और भिन्न यानी कि फ्रैक्शनल एक भिन्न के गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके, या फिर सेकंड है इसी संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके, या फिर तीसरा है 2 दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि को प्रदर्शित करके, या फिर चौथा ऑप्शन है ग्रिड पेपर पर 2 दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप किस तरह प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है वो सही हो जाएगा, ग्रिड पेपर का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ग्रिड पेपर एक तरह का ग्राफ पेपर ही होता है, ठीक है, इज अ टाइप ऑफ ग्राफ पेपर। तो ग्रिड पेपर भी ग्राफ पेपर की तरह ही होता है और इसके जरिए आप बच्चों को समझा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है जब 80808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेष फल को 90909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेष फल से भाग दिया जाता है तब भागफल है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा भागफल पूछें, ठीक है। तब भागफल यानी कि जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसके द्वारा जो भी शेषफल बचेगा यानी कि जो भी रिमाइंडर बचेगा, और जब हम 109 को 90909 से डिवाइड करेंगे तब जो शेषफल बचेगा, तो इन दोनों के भागफल आपको बताना है। तो चलिए कर लेते हैं इसे, ठीक है, इसको करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 108 को जब आप डिवाइड करेंगे 80808 से तो क्या बचेगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे कितनी बार में जाएगा, 108 7 बार में चला जाएगा, ठीक है। 7 बार में जाएगा तो कितना आएगा 756, ठीक है। इसको माइनस कर लीजिए, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। 1 कैरी लिया, 10 में से 5 गया तो कितना बचा
5 बचा, और यहाँ पे 7 में 7 गया तो 0, तो अब यहाँ का हम लोग एक और 0 उतार लेंगे, ठीक है, 520 हो गया ये, ठीक है। उसके बाद ये कितनी बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, तो 4 बार में यानी कि 432 यहाँ पे हो जाएगा। 432, 10 में से जब आप 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ पे बचा 1 1 1 यानी 11, 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। 4 4 0 हो जाएगा, तो एक और 8 बचा, उसको भी उतार लेते हैं। तो अब कितनी बार में जाएगा, ये 8 बार में जाएगा, ठीक है। 8 बार में यानी कि आ जाएगा 864, ठीक है। तो कितना बचेगा, इसको माइनस कीजिए, 8 में से 4 जाएगा यानी कि 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, फिर 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, ठीक है। यानी कि रिमाइंडर कितना बचा, 24 बचा। तो हम लोगों ने डिवाइड करा इसको इससे, कितना रिमाइंडर बचा, 24 बचा। अब हम लोग डिवाइड कर लेंगे 109 को 90909 से, ठीक है। तो चलिए इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। इसका रिमाइंडर कितना बचा था, 24 बचा था। अब हम लोग 109 को डिवाइड कर लेंगे 90909 से, ठीक है। तो देखिए ये कितनी बार में जाएगा, ये 8 बार में ये भी जाएगा, ठीक है। 8 बार में 872 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इसको माइनस कीजिए, ठीक है, कितना आएगा, 9 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 10 एक कैरी लिया, 10 में से 7 गया, 3 आया, ठीक है, एक 0 उतार लिया। अब ये कितनी बार में जाएगा, अब ये जाएगा 3 बार में, ठीक है। तो 3 बार में यानी कि 327। अब इसको भी माइनस कर लीजिए, 10 एक कैरी लिया, 10 में से 7 गया, कितना बचा, 10 में से 7 गया तो 3 बचा, ठीक है। यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे 6, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। और 3 में से 3 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर से अब हम लोग उतार लेंगे 9, ठीक है। अब ये कितनी बार में जाएगा, अब ये जाएगा 4 बार में, 4 बार में यानी कि 436। तो सिंपल यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 3, यानी कि रिमाइंडर क्या आया, यहाँ पे 3 आया, ठीक है। तो यहाँ पे जब सबसे पहले हम लोगों ने इसको डिवाइड किया था तो कितना बचा था, शेषफल यानी कि रिमाइंडर 24 बचा था, और इसको जब डिवाइड किया तो कितना बचा, 3 बचा। अब यहाँ पे कह रहे हैं तब भागफल है, तो इन दोनों का जब हम लोगों को पता चल गया शेषफल, तो इसको अब क्या कर दें, डिवाइड कर दें, ठीक है। 24 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 24 होता है, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 1 दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गणितीय खेल और पहेलियां मदद करती हैं। छोटे बच्चों की बात हो रही है कि उनको जब खेल के द्वारा सिखाया जाता है, पहेलियों के द्वारा जो सिखाया जाता है, तो वो किस में मदद करती हैं। पहला देखिए क्या है, गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, तो यहाँ पे ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन तीसरा क्या है, गणित को आनंददायक बनाने में, तो ये भी बिल्कुल सही दिया है। डी क्या है, समस्या समाधान के कौशलों को प्रोत्साहित करने में, तो यहाँ पे डी भी सही दिया है, यानी कि यहाँ पे तो चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, जिसमें ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 603 इंटू 28 603 इंटू 28 इज इक्वल टू 63 इंटू 4 इंटू डैश, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है इस रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 603 इंटू 28 इज इक्वल टू 63 इंटू 4 इंटू डैश, आपको यहाँ पे पता नहीं है तो यहाँ पे मान लिया x। तो अब इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, देखिए x इज इक्वल टू ये संख्या इससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, यानी कि 603 इंटू 28 अपॉन 63 इंटू 4। तो यहाँ पे किससे जाएगी, देखिए 4 7 सा कितना होता है, 28 होता है, ठीक है। 4 7 सा 28, ये किससे कट सकता है, ये 3 से कट सकता है। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। 3 2 ज़ा 6 0, 3 1 ज़ा 3। अब देखिए 7 3 ज़ा कितना होता है, 21 होता है, तो यहाँ पे 7 3 ज़ा 21 हो गया। अब ये किससे कट सकता है, ये भी 3 से कट जाएगा, ठीक है। देखिए 3 6 ज़ा कितना होता है, 18 होता है, 18 19 20, तो 2 इधर गया यानी कि 21 हो गया ये। तो 3 7 ज़ा कितना हो जाता है, 21 होता है, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 67, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा दिया है, यहाँ पे ऑप्शन 2 दिया है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 2 67 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है।
क्वेश्चन नंबर 9 कई बार सीटेट में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने के इसके चांसेस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से किसका संबंध प्राथमिक स्तर से नहीं है। प्राथमिक स्तर में पैटर्न्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तीसरा क्या है, सममिति। सममिति क्या होता है, सिमेट्री होती है। जैसे कि यहाँ पे ए है, ठीक है, ए में भी सिमेट्री पाई जाती है। आप इसे बीच से जब कट करेंगे तो दोनों ही साइड इक्वल तो होंगे, तो ये इसमें भी सिमेट्री पाई जाती है। यानी कि कोई भी शेप को जब आप कट करें दोनों ही साइड इक्वल हो तो वो क्या होता है, वो सिमेट्री होती है। तो सिमेट्री भी प्राथमिक स्तर से संबंध रखती है। लेकिन यहाँ पे जो कोण दिया है, चौपड़ भी, चौपड़ क्या होता है, टेसिलेशन होता है, ठीक है। तो चौपड़ भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल दिया है ये प्राथमिक स्तर से संबंध नहीं रखता है। इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था इसी तरह का, उसमें क्या था, ये तीनों ही ऑप्शन सेम थे, सिर्फ एक ऑप्शन यहाँ पे चेंज था, वो था ऑप्शन 2, ठीक है। यहाँ पे कोण सही है, उसमें क्या दिया था, उसमें रेशियो दिया हुआ था। तो रेशियो भी बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है, इनके प्राथमिक स्तर से रेशियो भी संबंध नहीं रखता है, ना ही यहाँ पे एंगल, कोण जिसे कहते हैं, वो संबंध रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है 200 और 400 के बीच में 30 है, ठीक है, 30 है, 45 है और 60 है। 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज डिवाइडेड बाय 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है। तो इस तरह के सवाल को आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको निकालना होगा 30, 45 और 60 का एलसीएम, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि सबसे छोटा सार्वगुणज, मतलब कि आपको यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा। फिर देखना पड़ेगा कि वो एलसीएम 200 और 400 के बीच में निकला है कि नहीं निकला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 30, फिर लिखेंगे 45 और उसके बाद 60, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालिए, तो ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। फिर यहाँ पे किससे जाएगा, ये 45 भी उतर जाएगा और 2 3 जा 6 और 0, ठीक है। फिर ये किससे जाएगा, फिर ये 2 से जाएगा, तो यहाँ पे 15 का 15 ही लिख लीजिए, 45 का 45, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। अब ये किससे जाएगा, अब ये 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 45 का क्या लिखेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, ओके। अब देखिए किससे जाएगा, ये 5 से चला जाएगा, 5 1 जा 5, 15 का 3, देखिए 5 1 जा 5, 5 3 जा, ठीक है। फिर 5 1 जा 5, अब ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 जा कितना होता है, 15 होता है, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 90 2 जा 180, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 180। तो अब ये 180 200 और 400 के बीच तो नहीं आया है, तो इसको ओके, तो कितना आया, 360 आया। अब क्या कह रहे हैं, 15, 24 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है। यानी कि आपको क्या यहाँ पे क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे 15 लिखिए, ठीक है, 24 और 45 इसका आपको एचसीएफ निकालना है। और सबसे इजी जो मुझे मेथड लगता है एचसीएफ निकालने का, वो ये लगता है कि जिस भी गिनती से आप इसे कट कर रहे हो तो तीनों ही संख्याएं कट हों, ठीक है। तो यहाँ पे किससे हो जाएगा, ये 3 से हो जाएगा, 3 5 जा 15, ठीक है, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी कि 15। अब ये ना ही 2 से 3 हो जाएंगी, ना ही 3 से जाएंगी, ना ही यहाँ पे 4 से जाएंगी, यानी कि एचसीएफ कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, 360 को जब आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 0, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 120 आ गया, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 1 दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। गणित में प्रति चित्रण मतलब क्या होता है, मैपिंग होता है, ठीक है। प्रति चित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है प्रति चित्रण से संबंधित। पहला देखिए क्या है, प्रति चित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है, प्रति चित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है, तो ये भी बिल्कुल सही दिया है। तीसरा क्या है, प्रति चित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, तो ये नहीं कह सकते हैं कि ये पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। और आपको यहाँ पे यही बताना था कि कौन सा सही नहीं दिया है, सत्य नहीं है। तो यहाँ पे तीसरा ही हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि यही सत्य नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि 100 के आधे से, 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी कि एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, यानी कि 50 से भी छोटी संख्या है। अभी आपको संख्या नहीं पता है, ठीक है। और क्या लिखा है, और 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में है। दहाई मतलब क्या होता है, 10 होता है। यानी कि 4 दहाई यानी कि 40, ठीक है। 40 और 50, 5 दहाई के बीच में, यानी कि 40 और 50 के बीच में वो संख्या है। अभी आपको संख्या नहीं पता है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि 50 से छोटी है और 40 और 50 के बीच में है वो संख्या। उसके आगे देखिए क्या लिखा है, इसके इकाई का अंक, यानी कि इकाई का अंक क्या है, दहाई के अंक से कम है, ठीक है। यानी कि दहाई के अंक से कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है, यानी कि ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पर 7 आता है, तो उसको आगे क्या लिखा है, तो अंकों का गुणनफल है, यानी कि उसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। तो जोड़ने पर 7 आता है, तो क्या यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे 3 लिख दीजिए और यहाँ पे 4 लिख दीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कह रहे थे कि इकाई का अंक दहाई के अंक से कम है, तो यहाँ पे इकाई का अंक दहाई के अंक से कम हो गया, 4 से कम हो गया 3, और 4 और 3 को जब आप प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 जा कितना होता है, 12 होता है। यानी कि आंसर कितना मिल गया, 12 मिल गया, जो कि यहाँ पे ऑप्शन तीसरा दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा, ठीक है। 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए किया। कुछ स्टूडेंट्स ने, यानी कि कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर क्या लिख दिया, 43 लिख दिया, यानी कि उल्टा लिख दिया। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को इस संकल्पना को कैसे समझाएंगे। पहला देखिए क्या है, हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगी जिससे कोई भ्रम ना हो, ठीक है। दूसरा क्या है, स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी। या फिर तीसरा क्या है, विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। गिनतारा क्या होता है, देखिए गिनतारा एबेस्कस होता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने उसकी पिक्चर्स भी लगाई थी। एबेस्कस में क्या होता है, बच्चों को बेसिक काउंटिंग करना सिखाया जाता है और इकाई दहाई भी पढ़ाई जाती है, ठीक है। इकाई दहाई पोजीशन यानी कि उनको बताई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसका इस्तेमाल करेंगे। और चौथा ऑप्शन देखिए क्या दिया था, कि उन्हें बताएंगी कि ये गलत है और फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेंगी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, कि आप उन्हें गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन तीसरा है, ठीक है। गिनतारा क्या होता है, एबेस्कस होता है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, ठीक है। कितने विद्यार्थी हैं, 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं, ठीक है। 2/3 यानी कि 2/3 क्या है, लड़कियां हैं, और बचे हुए यानी कि शेष लड़के हैं। तो सबसे पहले हम लोग लड़कियां पता कर लेते हैं कि कितनी है 360 में से। तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 0, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि 360 में से 240 क्या है, लड़कियां हैं। तो लड़के कितने होंगे, इसको माइनस कर दीजिए, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 4 गया, कितना बचा 2, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 240 कितनी है, लड़कियां हैं, और 120 कितने, 120 क्या है, लड़के हैं, ठीक है। 360 में से 240 लड़कियां हैं, 120 लड़के। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कि लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, ठीक है। कह रहे हैं लड़कों के संख्या के, तो लड़के कितने थे, 120 थे। तो कह रहे हैं कि लड़कों की संख्या के 3/4 यानी कि 3/4 3/4, ठीक है। 3/4 यानी कि 3/4 खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए खिलाड़ी 4 के पहाड़े से इसको जाएगा, देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा, देखिए 2 6 जा 12, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 0, फिर ये किससे जाएगा, 2 से, 2 1 जा 2, 3 जा 6 0, ठीक है। और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 30 × 3 कितना हो जाएगा, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, ठीक है। यानी कि 120 में से कितना निकला, 90, ठीक है।
90 कितने हैं, 90 खिलाड़ी हैं। तो पूछ रहे हैं कि जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या बताइए। तो सिंपल बात, 120 में से 90 घटा दीजिए, यानी कि 0 में से 0 गया 0, 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 12 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, 3 बचेगा। ठीक है, 12 में से 9 गया, 3 बचा, तो ये कितना आ गया, 30, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, 30। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, 30। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा, जिसमें पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू करी। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर हैं। आपके विचार से विद्यार्थियों को गणना के किस सिद्धांत पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पहला देखिए क्या है, अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत। तो यहाँ पे यही करेक्ट हो जाएगा, इसी सिद्धांत पर क्या है, उसको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हरीश ने एक स्कूटर 49,553 में खरीदा। कितने रुपए में खरीदा उसने, 49,553 रुपये में उसने एक स्कूटर खरीदा। उसने 8,000 कितने दिए, उसने 8,076 रुपये नकद भुगतान किए तथा बचे हुए पैसे इनकी शेष रकम को उसने 37 बराबर किस्तों में देने पर वो राजी हुआ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। तो सबसे पहले जितने उसने रुपए दे दिए उसको उससे माइनस कर दीजिए, यानी कि 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा, 14 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में से 7 गया तो 7 ही बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 9 में से 8 गया तो 1 बचा और 4 का 4, यानी कि कितने रुपए बचे 41477, यानी कि 41,477 रुपये। तो इसको उसने 37 बराबर किस्तों में देने पर वो राजी हुआ था। तो यहाँ पे आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें 37 से। ठीक है, 37 से इसको डिवाइड करें, कितना आएगा, देखिए 37 414 यहाँ पे करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड फिर से करते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पे 37 को आपको डिवाइड करना था 41477 को। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस्त की राशि कितनी होगी। तो सबसे 1 यानी कि 37 1 जा जाएगा 37, तो कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा 4। ठीक है, 4 और ले लीजिए, फिर ये 1 बार गया 37 आया। ठीक है, कितना बचा यहाँ पे बचा 7। ठीक है, एक और ले लिया 7, अब ये 2 बार में जाएगा। ठीक है, 74 होता है, 37 2 जा 74 होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे बचा 3। ठीक है, एक और 7 ले लीजिए, यहाँ पे आ गया 1 बार यानी कि 37, तो ये कट गया, यानी कि 1121 आ गया। कितनी राशि है, किस्त की राशि 1121, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 4 है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, 1121। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा में के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8-9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है। यहाँ पे बेसिकली आपको बताना है कि कौन सी एक चीज़ प्राथमिक कक्षा में नहीं पढ़ाई जाती है, आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ाई जाएगी। ठीक है, पहला क्या है, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रतिवर्तीयता। ठीक है, प्रतिवर्तीयता मतलब क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी होती है, और बच्चों में 8-9 वर्ष के बच्चे हैं तो रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तीसरा क्या यहाँ पे है, अनुपातिक विवेचन। तो अनुपातिक विवेचन प्राथमिक कक्षा में नहीं बल्कि आगे आने वाली कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे अनुपातिक विवेचन गलत दिया है, जो कि यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन में दिया है, यानी कि इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली। ठीक है, 13:15 यानी कि 1 दोपहर के 1:15 पे वो चली है। शनिवार को वह बेंगलोर पहुंची 7:30 बजे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 7:30, यानी कि दिन के 7:30 बजे वो पहुंच गई। तो आपको बताना है कि इसमें समय कितना लग गया। तो सिंपल इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 13:15 यानी कि 1:15 पे चली। अभी हम लोग यहाँ पे 15 मिनट हटा देते हैं। ठीक है, सिंपल जोड़ेंगे तो 13 से यानी कि 2 बज गए, 14 बज गए। ठीक है, 2 बज गए, फिर 15 यानी कि 3 बज गए, फिर 16 यानी कि 4 बज गए, फिर 17 यानी कि 5 बज गए, फिर 18 यानी कि 6 बज गए, फिर 19 यानी कि
7 बज गए, फिर 20 यानी कि 8 बज गए, फिर 21 यानी कि यहाँ पे कितना बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, ठीक है, 22 यानी कि 10 बज गए, 23 11 बज गए, और 24 कितने बज गए, 12 बज गए। अब 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7, तो कितना बज गए, 7 बज गए, 7 बज गए, तो कितना हो गया देखिए घंटे में है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितना हो गया, 18 घंटे हो गया। लेकिन इन्हीं 7 बजे नहीं पहुंची, कितने बजे पहुंची, 7:30 बजे पहुंची, यानी कि अभी 30 मिनट और, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने 1:15 में 15 मिनट नहीं लिए थे, तो आप यहाँ पे 30 में से 15 घटा दीजिए, तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो आंसर कितना निकल के आ गया, 18 घंटे 15 मिनट उससे लगे, ठीक है, 18 घंटे 15 मिनट उससे लगे। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है, गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टि बाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। पहला देखिए क्या है, टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट और संख्या चार्ट। तो संख्या चार्ट नहीं हो सकता है यूज, ठीक है। सेकंड क्या है, संख्या चार्ट कंप्यूटर और जे बोर्ड, इसमें भी संख्या चार्ट है, यानी कि ऑप्शन 1 भी नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा क्या है, टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जे बोर्ड। चौथा क्या है, कंप्यूटर संख्या चार्ट, इसमें भी संख्या चार्ट आ गई, यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 15 दिन में मिनटों की संख्या निम्न में से किसके सेकेंडों की संख्या के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं 15 दिनों में मिनटों की संख्या, तो सिंपल सी बात है, एक दिन में कितना होता है, 24 घंटा होता है, ठीक है। तो 24 को आप क्या करें, एक दिन का पहले मिनट निकाल लें, तो 24 का एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में मिनट यानी कि कितना, 60 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 24 घंटे में 60 से जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि आपको एक दिन में मिनटों की संख्या पता चल जाएगी। और आपको यहाँ पे 15 दिन का निकालना है, तो सबसे पहले एक दिन का निकालते हैं, यानी कि ये डे 1 है, ठीक है, पहला दिन। तो यहाँ पे 24 को करिए, 0 + 0 0 + 0, 6 4 जा कितना होता है, 24 का 4 2 कैरी गया, ठीक है, 6 2 जा 12 13 14, यानी कि कितना आ गया, 1440, ये आ गया एक दिन का, ठीक है। यानी कि एक दिन में मिनटों की संख्या हम लोगों को पता चल गई। अब इसको आप 15 से कर दीजिए, ताकि हम लोगों को 15 दिन का पता चल जाए कि कितना मिनट होगा, ठीक है। तो इसको जब आप 15 से कर देंगे, ठीक है, इसको 15 से कर दीजिए, 5 0 + 0, 5 4 = 20 का 0, 2 कैरी, 5 4 = 20, 21 22, 2 का 2, यहाँ पे 2 गया, ठीक है, 5 1 = 5 6 7 7 आ गया। उसके बाद देखिए क्या, 1 0 + 0, 1 4 = 4, 1 4 = 4, 1 1 = 1, ठीक है, 0 0 4 5 6, 7 4 कितना होता है, 7 4 11 का 1 1 कैरी 2 1, यानी कि कितना पता चल गया हम लोगों को कि 21600 15 दिनों में मिनटों की संख्या है, ठीक है, कितना है, 21600 है। ओके, तो अभी हम लोगों को पता चल चुका है कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या, ठीक है, 15 दिनों में मिनटों की संख्या कितनी निकली, 21600 निकली। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि किसके सेकेंडों की संख्या के बराबर है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 8 का चेक कर लेते हैं, ऑप्शन 2 का, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं 8 घंटे, यानी कि 1, ठीक है, 8 को पहले हम लोग मिनटों में यानी कि 60 से करेंगे, उसके बाद सेकेंडों के लिए 60 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 60 60 करेंगे, तो 60 60 अगर आप करें तो देखिए कितना आता है, ठीक है, 60 60, 0 + 0 = 6, 0 + 0 6 6 = 36, यानी कि कितना आ गया, ये आ गया 3600, कितना आया यहाँ पे, 3600 को जब आप 8 से करेंगे, ठीक है, 8 से करिए इसको, तो 8 0 + 0 8 0 + 0, 8 6 कितना होता है, 48 होता है, तो इसका 8 लिखा, 4 कैरी गया, 8 3 कितना होता है, 24 होता है, 24 25 26 27 28, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 28800 आ रहा है, जो कि इसके बराबर नहीं है, 15 दिनों के मिनटों के बराबर नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन सेकंड नहीं हो सकता है। तो अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन 1, ठीक है, 6 है, तो 60 × 60 करिए, और 60 60 कितना हुआ था, 3600 हुआ था। अब इसको 6 से करके देखिए, ठीक है, हम लोगों को किसके बराबर निकालना है, 21600 के, क्योंकि 15 दिनों में मिनटों की संख्या कितनी निकली थी, 21600 निकली थी। तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, 6 0 + 0 6 0 + 0, 6 6 = 36 का 6, 3 कैरी गया, 6 3 कितना होता है, 18 होता है, 18 19 20 21, यहाँ पे निकल के आ गया।
यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा 6 घंटा। क्वेश्चन नंबर 21 का देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। पहला क्या है, क्षेत्र भ्रमण, मौखिक परीक्षा, ड्रिल, कारपत्र। दूसरा क्या है, सर्वेक्षण, परियोजना, जांच सूची। तीसरा क्या है, क्षेत्र भ्रमण, मौखिक परीक्षा, जांच सूची। चौथा क्या है, क्षेत्र भ्रमण, सर्वेक्षण, परियोजना। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, सर्वेक्षण, परियोजना और जांच सूची, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है, संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है। इस मिश्रण में 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है और शेष को बोतलों में भरा जाता है। जहां प्रत्येक बोतल में 250 मिलीलीटर जूस आता है तो बोतलों की संख्या कितनी होगी ये बताया जा रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहली लाइन देखिए, संतरे के 15 लीटर, ठीक है, यहाँ पे 15 लीटर 286 मिलीलीटर, ठीक है, 286 मिलीलीटर गाजर के जूस को 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है। तो सबसे पहले से ऐड कर लीजिए, 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, एक कैरी गया, 8 9 10 का 0, एक कैरी गया, 7 8 9 10, यानी कि आ गया 1000 मिलीलीटर, ठीक है, 1000 मिलीलीटर। यहाँ पे कितना आया, 9 4 कितना होता है, 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 14 का 4 1 कैरी 3, यानी कि कितना आया 34 लीटर और 1000 मिलीलीटर आया। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, इस मिश्रण में 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, यानी कि जितना प्रयोग में लाया गया है उसको माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे 12 लीटर कितना है, 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में ला चुके हैं, तो इसको माइनस कर देंगे। तो 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, यहाँ पे कितना है, 9 में से 7 गया 2, ठीक है, यानी कि 250 मिलीलीटर बचा। और 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया 2, यानी कि 22 लीटर 250 मिलीलीटर जूस बचा है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं जितना भी बचा दूध है उसको बोतलों में भरा जाता है, जहाँ प्रत्येक बोतल में यानी कि हर एक बोतल में 250 मिलीलीटर जूस आता है, तो बोतलों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे आप इसको क्या करें, यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर दें। ठीक है, सिंपल से यहाँ पे हम लोग करते हैं 250, ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 250 से। तो चलिए डिवाइड करते हैं, तो आंसर पता चल जाएगा हम लोगों को बोतलों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ 5 से जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। फिर देखिए क्या है, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45। तो कितना आ गया यहाँ पे, 89 आ गया, यानी कि 89 बोतलों की संख्या है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन तीसरा दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रू पहचानना है। पहला देखिए क्या है, अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। सेकंड क्या है, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। या फिर तीसरा है, केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए। तो ये कह नहीं सकते आप कि केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, चौथा क्या है, अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे करेक्ट क्या है, ऑप्शन 2 है, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 से किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे करिए। ठीक है, किसी आयत की लंबाई, तो सबसे पहले एक हम लोग आयत बना लेंगे, यानी कि एक रेक्टेंगल बना लेंगे, ये बन गया आयत। तो यहाँ पे कह रहे हैं किसी आयत की लंबाई, लंबाई क्या होती है, लंबाई ये होती है। ठीक है, ये क्या होती है, चौड़ाई होती है। तो कह रहे हैं किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। चौड़ाई मान लिया आपने L, ठीक है, चौड़ाई मान लिया आपने L, तो कह रहे हैं चौड़ाई की 3 गुना है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 3L हो जाएगा। ठीक है, लंबाई आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है, तो चौड़ाई L हो गई, लंबाई 3L हो गई। अब क्या कह रहे हैं, इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है। ओके, इसकी चौड़ाई यानी कि जो इसकी चौड़ाई है ये वर्ग की भुजा का आधा है। तो एक वर्ग बनाइए, वर्ग यानी कि स्क्वायर बना लीजिए। ठीक है, एक स्क्वायर बनाया, तो कह रहे हैं इसकी चौड़ाई
वर्ग की भुजा का आधा है। ठीक है, ये जो इसकी चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा का आधा है। तो वर्ग यानी कि वर्ग की जो चारों साइडें होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे 2l होगा जभी तो इसका आधा ये होगा। ठीक है, 2l यहाँ पे होगा जभी तो इसका आधा होगा इसकी चौड़ाई। ठीक है, इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है। तो एक वर्ग की भुजा, ठीक है, भुजा यानी कि साइड, एक वर्ग की साइड 2l होगी जभी तो ये आधी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी हो गई 2l। तो यहाँ पे कह रहे हैं जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। ठीक है, जिसका परिमाप कह रहे हैं 72 सेंटीमीटर है। परिमाप क्या होता है? परिमाप एक तो फॉर्मूला भी होता है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो परिमाप मतलब होता है जो चारों साइडें हैं वो जोड़ दीजिए, परिमाप निकल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं इसका परिमाप 72 है। तो यहाँ पे देखिए 3l है। रेक्टेंगल की आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं और इधर की साइडें बराबर होती हैं। तो 3l प्लस 3l, ठीक है, फिर क्या है l और l। तो ये कितने हो गए? देखिए 2l, फिर यहाँ पे 3 3 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8l है। ठीक है, यानी कि परिमाप कितना है? 8l है। इसका देखिए यहाँ पे 2l है, यहाँ पे भी 2l होगा, यहाँ पे भी 2l होगा क्योंकि ये स्क्वायर है जिसकी चारों साइडें क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो यहाँ पे 2l, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी क्या है? 80, ये भी क्या है? 8l है। ठीक है, यानी कि दोनों का ही परिमाप क्या है? दोनों का ही बराबर है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 देखिए क्या कह रहे हैं? आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं। या फिर सेकंड था आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों का बराबर ही है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 1 ही था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है BH क्लासेस 1 2 3, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, BH क्लासेस 1 2 3 टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।